अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुहतरम नाज़रीन, ये प्रोग्राम सुन्नी दावत इस्लामी की SDI टीम उम्मीद की जानिब से ब्रांच गुलबर्गा की जानिब से नश्र किया जा रहा है। आज हम हमारे नाज़रीन के लिए एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आए हैं कि डेंगू के ताल्लुक से कैसे बचा जाए, उसके सिम्टम्स क्या हैं और डेंगू होता कैसे है। इन सारी चीज़ों पर इंशाअल्लाह एक अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर आए हैं। आज हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह SDI टीम उम्मीद ब्रांच गुलबर्गा के ही मेंबर डॉक्टर नाजिम साहब जो MBBS MS सर्जन हैं, इंशाअल्लाह आपके सामने एक अब जो है डेंगू के मुतालिक सारी तफसीलात पेश करेंगे। मैं मोहतरम नाज़रीन से इस बात की गुजारिश करता हूँ कि प्रोग्राम को इख्तिताम तक देखें और इंशाअल्लाह जो है इसके ताल्लुक़ से अपने आप को हिफाजत करने की भी कोशिश करें। डॉक्टर नाजिम साहब, आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम में और इंशाअल्लाह हम जो है बहुत सारे प्रोग्राम SDI टीम उम्मीद की तरफ से करते हैं। आज हमारा इरादा डेंगू के ताल्लुक से, क्योंकि शहर में बहुत ज़्यादा डेंगू फैल रहा है, लोगों के अंदर बेहतियातियाँ पैदा महसूस की जा रही हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि नाज़रीन को ये बताएं कि इससे कैसे बचा जाए और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए और इसके सिम्टम्स क्या हैं, तफसीलात के साथ में बताएं ताकि लोग इसके ताल्लुक से एक अवेयरनेस शऊर पैदा करें और अपने आप को बचा सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा SDI टीम और टीम उम्मीद गुलबर्गा जिन्होंने मुझे मौका दिया कि ये अवेयरनेस प्रोग्राम में एड्रेस करने के लिए। ये डेंगू आजकल ज़्यादा एपिडेमिक जैसे अभी चल रहा है माहौल इसका, तो उसका पहले हमें बेसिक किस चीज़ से होता है, क्या है, उसका तारुफ मैं पहले करवाऊँगा। उसके फिर रिलेटेड कुछ कॉमन सवालात भी, उसके जवाब भी हम देंगे। तो ये डेंगू, जिसको खासकर डेंगू फीवर या ब्रेकबोन फीवर के नाम से बोलते हैं, जिसमें अलग अलग किस्म होते हैं। ये डेंगू है क्या चीज़? डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें अलग अलग किस्म के जैसे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। डेंगू भी एक किस्म का वायरल इन्फेक्शन है जो कि मच्छर के काटने से, मॉस्किटो बाइट से ट्रांसमिट होता है, मुंतकिल होता है एक ह्यूमन बींग्स में। और ये कैसा है, सालाना तौर पर इसके एपिडेमिक्स होते हैं। जैसे एंडेमिक एरियाज में सालाना तौर पर एक रेनी सीजन या जहाँ पर मॉस्किटोज ज़्यादा बढ़ते हैं वो टाइम पे इसका सीजनल इन्फेक्शन भी कहते हैं, इसको सीजनली होता है। और ख़ासकर ये बच्चों में ज़्यादा होता है पर बड़ों में और उसमें भी हो सकता है। जिस किसी को भी ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो, जैसे एडीज मॉस्किटो टाइप है उसका, वो अगर एक नॉर्मल पर्सन को काटेगा तो वो इन्फेक्शन, वो वायरस वो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट हो जाएगा। बाइट के तुरंत बाद ही फीवर या सिम्टम्स नहीं आते हैं। बाइट होने के बाद थोड़ा इंटरनल इंक्यूबेशन पीरियड होता है जिसमें 3-4 दिन में वो वायरस अंदर ग्रो करता है, जो वायरस ग्रो करता है वो वाइट ब्लड सेल्स के अंदर ग्रो करता है। तो जब ये इन्फेक्शन होगा 80 to 90% वालों में सिर्फ सिम्टम्स होते हैं फीवर और चिल्स, बॉडी एक और जॉइंट्स पेन एंड हेडेक। ये वाले कॉमन सिम्टम्स होते हैं ज़्यादातर तौर पर, और 80-90% ये इतना 4 से 5 दिन ये फीवर और ये रहकर कम हो जाता है। बट ये थोड़े लोगों में ज़्यादा सीवियर हो जाता है, सीवियरिटी ऑफ डिजीज बढ़ जाता है, जिसमें 5 से 8%, जिसमें ब्लीडिंग होने का चांसेस होना है, वाइट ब्लड सेल कम होना, वाइट खून कम होना, इसको बोलते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर। और एक भी होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो ये अलग अलग सीवियरिटी है डेंगू फीवर की, पर ज़्यादातर तौर पे तो माइल्ड होता है जो कि रिकवर हो जाता है। बट उनसे दूसरों को भी पर जो ट्रांसमिट होना है, मच्छर अगर वो एक इन्फेक्टेड वाले को काटा उसके बाद एक नॉर्मल पर्सन को काटा तो ये ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये वायरल इन्फेक्शन है बट मॉस्किटो के जरिए फैलता है, तो मॉस्किटो को बोलते हैं वेक्टर। तो ये जो मॉस्किटो है उसका भी किस्म होते हैं। इसका जो ट्रांसमिट करने वाला है उसका नाम है एडीज मॉस्किटो, जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट रीजन जो है इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अफ्रीकन बेल्ट्स, यहाँ पर ये डिजीज एंडेमिक है क्योंकि ये खास तरह का मच्छर पाया जाता है। तो ये मच्छर जब एक इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा उसके बाद एक नॉर्मल पर्सन को काटेगा तो वो इन्फेक्शन वो आदमी को ट्रांसमिट हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये वाला मॉस्किटो का आइडेंटिफिकेशन अगर जब उसको गौर से हम देखेंगे उस पर एक व्हाइट और ब्लैक लाइंस दिखते हैं वो मॉस्किटो के ऊपर, तो इसे टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं, एडिस डिजीज और टाइगर मॉस्किटो। ये डेंगू के अलावा चिकनगुनिया, वेस्ट नाइल फीवर, येलो फीवर, ये वाले डिसीजेस भी ट्रांसमिट करता है ये वाला सेम मॉस्किटो।
बट मलेरिया फैलाने वाला मॉस्किटो अलग है। ये डेंगू वाला है एडीज मॉस्किटो, जो कि ये सब कॉन्टिनेंट बेल्ट है वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। और यूजुअली ये मच्छर जो है दिन के टाइम पे काटते हैं और एक्सपोज पार्ट्स पे और दिन के टाइम पे। और ये जो मच्छर जहाँ ग्रो होता है उनका ग्रोइंग रीजन जो होता है वो कहीं भी स्टैग्नेंट वाटर, साफ पानी, ओवरहेड टैंक्स, कुछ भी प्लास्टिक बैग्स या चेयर्स या ओल्ड ट्यूब्स, ओल्ड टायर्स, उसमें जो पानी कलेक्ट हो जाता है वहाँ पर ग्रो होते हैं। हमारा घर का कूलर है, कहीं घर के अतराफ जहाँ पानी कलेक्शन है, स्टैग्नेंट वाटर है, वहाँ पर ये मॉस्किटो ग्रो होते हैं। तो खासकर ये बारिश के सीज़न में, बारिश के सीज़न के अतराफ ही इसका ज़्यादा हम देखते हैं होना। तो ये हो गया उसका ट्रांसमिटेड रिलेटेड। और हमने देखा कि डिजीज़ की सीवियरिटी होता है, जैसे माइल्ड फीवर, हेडेक, ज़्यादा सीवियर ये वाइट ब्लड सेल काउंट कम हो जाना और ब्लीडिंग होना नाक से या मोशन के ज़रिए। ये भी जब प्लेटलेट काउंट ज़्यादा कम हो गए वो टाइम पे हो जाता है, तो उस दौरान वाइट सेल या ब्लड चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ती है। बाकी उतना सीवियर नहीं हुआ तो है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट विद फीवर और फ्लूइड मैनेजमेंट, करेक्ट ओरल इंटेक एंड आईवी फ्लूइड, उससे ज़्यादातर तौर पे ट्रीटमेंट हो जाता है। तो रेगुलरली जब ये इन्फेक्शन होने के बाद एक 7 से 5 दिन तक ये सिम्टम्स रहेंगे इन्फेक्टेड। 7 दिन के बाद से फिर थोड़ा ये इम्प्रूवमेंट होना चालू हो जाएगा। और एक बार इन्फेक्शन होने के बाद चांसेस है कि वो पेशेंट को फिर 6 महीने या साल के बाद फिर से दोबारा भी इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये जो डेंगू वायरस है उसके 4 किस्म हैं। एक बार एक किस्म वाला इन्फेक्शन हुआ है, उसके बाद फिर साल के बाद हो सकता है उसके दूसरे वाले टाइप से हो जाए। तो ये ज़रूरी नहीं कि एक बार एक को डेंगू हो गया फिर से डेंगू नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अगर उसका दूसरे टाइप वाला अगर वायरस आया तो उससे डेंगू हो सकता है, जिसमें 4 किस्म के अलग अलग वायरस हैं और चारों टाइप के वायरसेस इंडिया में पाए जाते हैं जी। और इसका इंसिडेंस भी काफ़ी है। हर साल मुझे जहाँ तक लगता है एक मोर देन 20 to 30 lakhs डेंगू केसेस होते हैं ओनली इन इंडिया। ऑल ओवर इंडिया इट इज मोर देन 20 million केसेस ईयरली। और व्हेन देयर इज अ सीवियर इन्फेक्शन, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट इज अराउंड 5% इन सीवियर इन्फेक्शन। माशाल्लाह, काफ़ी तफसीलात के साथ में डॉक्टर साहब ने हर चीज़ पर जो है वो रोशनी डाली है। सर, एक बात ये है कि उम्मी तौर पर हमारे यहाँ पे थोड़ा सा इलिटरेसी होने की वजह से लोग जो है उसको समझ नहीं पाते हैं कि भाई बुखार आई है और जो है जो इसको जो है डेंगू है या ये है। तो इसके इनिशियल सिम्टम्स क्या है, थोड़ा सा उस पर थोड़ा डिटेल थोड़ा बताएं। इनिशियल सिम्टम्स वैसे तो मैं बताया कि कॉमनली बच्चों में और यंग एडल्ट्स में होता है। तो इनिशियली फर्स्ट 3-4 डेज बुखार रहेगा, हेडेक और कभी कभी रैश होता है, रैश जैसे आएगा, हेडेक, जॉइंट्स पेन। तो फीवर, जॉइंट्स पेन, हेडेक। अगर हम इसको कोई मामूली बुखार या सर्दी का बुखार करके उसको अगर हम डिले करेंगे तो फिर वो इन्फेक्शन अगर बढ़ने के भी चांसेस हैं और ज़्यादा सीवियरिटी की तरफ जाने के भी चांसेस होते हैं। तो मेरा एक एडवाइस है कि जब फीवर, हेडेक, जॉइंट्स पेन जब ये होता है तो ये डेंगू और चिकनगुनिया दोनों के सिम्टम्स हैं, तो इसको एज अर्ली एज पॉसिबल नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएंगे, एलोपैथी हो या जो भी जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर है उनके पास जाकर उसका करेक्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर उसका लैब टेस्ट से भी उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। सर, एक बात ये भी है, उम्मी तौर पर बहुत सारे लोगों में ये चीज़ देखी गई है कि डेंगू फीवर जब हो जाए तो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें होने के बाद हम अक्सर जो है वो कुछ फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है लोग करते हैं। तो क्या ये वाकई फ्रूट्स का इस्तेमाल, स्पेशली खासतौर से जो है कीवी का इस्तेमाल होता है और दीगर चीज़ों का, तो क्या ये वाकई हमारे लिए फ़ायदेमंद है या एक अवाम में जो है एक नज़रिया ख्याल बन गया है इसका? जी, जैसे मैंने बताया कि डेंगू का एक किस्म होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर, जिसमें ये डेंगू वायरस जाता है हमारे वाइट ब्लड सेल जो प्लेटलेट्स होते हैं उसके अंदर जाकर वे ग्रो होता है तो उसको डिस्ट्रॉय करता है। अच्छा। तो जब ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर या ज़्यादा सीवियरिटी होने पर ये प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं। तो ये जो डेंगू फीवर का सीवियरिटी, ये कितना सीवियर हुआ है बॉडी में मालूम करने के लिए हम प्लेटलेट काउंट मॉनिटर करते हैं पेशेंट का। अगर उसका काउंट 50,000 से नीचे आ जाए, काउंट नॉर्मल काउंट होता है उसका 1.5 to 3 lakhs पर क्यूबिक नॉर्मल, वो अगर 50,000 से नीचे आ गया उसका ब्लड वैल्यू तो बहुत कम हो गया है, उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। और 50,000 के जब नीचे आता है जब भी वाइट सेल चलाने का जरूरत पड़ता है जी। ये जो कीवी फ्रूट का जो इस्तेमाल करने से प्लेटलेट काउंट में इंप्रूव होता है, ये एक तरह से करेक्ट बोल सकते हैं
बट कितना फास्ट रिकवर होगा, कितना इफेक्टिव, ये बोल सकते, क्योंकि हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन ही होता है 7 दिन। तो हमारा बॉडी ही तो उसको रिप्लेस करता रहता है। तो 7 दिन के बाद नए प्लेटलेट खुद हमारे लीवर में, बोन मैरो में, खास करके जो बोन मैरो होता है हमारे बोन्स के एंड्स में, वो प्रोड्यूस होता रहता है कंटिन्यूअस। तो ये जो हम न्यूट्रिशनल लेते हैं फ्रूट्स, उसके अंदर में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, या जो हेल्दी फूड्स लेते हैं वो प्लेटलेट प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं हमारे बॉडी को। वैसे तो नॉर्मली जैसे हम रेगुलर डाइट है या फ्लूइड मेंटेन कर रहे हैं, या जो अच्छा ग़िज़ा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हम हमारी बॉडी को थोड़ा प्रमोट कर रहे हैं कि नए प्लेटलेट जल्दी से बने। वैसे तो हर प्लेटलेट जो हमारे ब्लड में आता है वो 7 दिन तक रहता है, उसके बाद चला जाता है, तो वो रिन्यू होता रहता है। एवरी 7 डे पूरे प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में रिन्यू होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। तो उसका प्रोडक्शन बढ़ने के लिए ये फ्रूट्स और ये इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, बट ये खाली सिर्फ यही ट्रीटमेंट लेकर हम ये नहीं कर सकते, उसके साथ साथ उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी कराना है, साथ में ये डाइट में ये भी इंक्लूड करना है। माशाल्लाह। आखिरी बात आपसे ये पूछते हैं सर, ये जो है अक्सर देखा गया है कि एक घर में जब डेंगू हो जाता है तो क्या ये फैलता है फौरन घर में आपस में, या मच्छर के ही से जो है फैलेगा? जी, इसके बारे में थोड़ा सा जी, ये अच्छा सवाल आपने किया। ये डेंगू फीवर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होता। घर में एक पर्सन हुआ, वो अफराद के आप कांटेक्ट में आएंगे, उनसे आपको ट्रांसमिट नहीं होगा। ये मच्छर के काटने से, एक इन्फेक्टेड पर्सन को मच्छर ने काटा, वो मच्छर के अंदर दाखिल हुआ वो वायरस उसमें थोड़ा ग्रो होगा, एक स्टेज उसका उसमें ग्रो होगा, उसके बाद ही थोड़े टाइम के बाद जब वो नॉर्मल पर्सन को काटेगा तो ट्रांसमिट होगी। तो इसी के लिए वो बीच में एक वेक्टर जरूरी है। डायरेक्ट कांटेक्ट या पर्सन टू पर्सन, या आपका ब्लड मेरे कांटेक्ट में आ गया, या आपका नीडल मेरे को नीडल प्रिक हो गया, तो भी उससे ट्रांसमिट नहीं होता है। ब्लड से ट्रांसमिट नहीं, कांटेक्ट से ट्रांसमिट नहीं, और आपकी कुछ यूज इस्तेमाल करता चीज़ मैं अगर इस्तेमाल करूंगा, या स्वेट है या वो है, उससे भी ये ट्रांसमिट नहीं होता। तो मच्छर बीच में एक फैक्टर है, उससे ही वो ट्रांसमिट। जी माशाल्लाह। एक और बात ये है, डेथ रेशियो जैसा कि आपने बताया कि डेथ रेशियो इसका जो है 5% है, तो इससे ये है कि आउट ऑफ डेंजर ये चीज़ है कि ऐसा नहीं कि भाई ये हो गया तो हम मेरा मामला बिल्कुल खत्म होने वाला है, ऐसे उस तरह का भी नहीं है। ये कैसे है, डेंगू फीवर हम इसको पूरी तरीके से लाइट भी नहीं ले सकते, मामूली भी नहीं समझ सकते, और इसको होने के बाद ज़्यादा पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो परसेंटेज बताया है, वो जो सीवियर इन्फेक्शन होता है, डेंगू हेमोरेजिक शॉक और डेंगू शॉक सिंड्रोम, जो कि 100% को अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसमें से 5% को 5% ये सीवियरिटी में जाने का चांसेस है। तो सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन जिसमें डेंगू हेमोरेजिक शॉक हुआ है, उसमें 5% चांसेस है कि डेथ हो सके, जो कि प्रॉपर ट्रीटमेंट या अर्ली ट्रीटमेंट इनिशिएट नहीं किया गया, या फिर लोड ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा था, या फिर पेशेंट का ही इम्यूनिटी वीक था, या पेशेंट कमजोर था, उसमें से इन्फेक्शन ज्यादा हो गया, तो ये सब सारे फैक्टर्स उसमें आते हैं। तो इसीलिए अर्ली सिम्टम्स में अगर हम उसको करेक्ट डायग्नोज कर लें, वहां तक जाने से पहले उसका अगर करेक्ट इलाज हो गया, तो काफी हद तक हम इसको बचा सकते हैं। उससे और एक इम्पॉर्टेंट है कि इन्फेक्शन होने से पहले उसको कैसे हम होने से रोके, उसको बोलते हैं हम प्रिवेंशन। डिजीज होने से पहले उसको हम कैसे रोक सकते हैं। जी, जो प्रिवेंशन, कौन से भी डिजीज का जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंशन के लिए हमें 2 या 3 चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। एक तो हम जान लें कि ये मॉस्किटो से फैलती है, तो जहां पर ये मॉस्किटो ग्रो होता है वैसे चीजों को, वैसा इन्वायरमेंट उसको देंगे ही नहीं जहां पर वो ग्रो होगा और इन्फेक्शन फैलाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे छत पे ओवरहेड टैंक्स हैं, उसको पीरियोडिकली क्लीन करना है, वीकली हो, ट्वाइस वीकली हो, और उसको ओपन नहीं रखना है, उसको क्लोज रखना है। और उसके अलावा भी फिर थोड़े ऑयल्स और थोड़े इंसेक्टिसाइड्स थोड़ा सा मिलता है, जो कि हम हमारे पानी में वो स्प्रिंकल करने से उसका एक लेयर बन जाता है। वो एक लेयर उस पे बन गया तो फिर वो मॉस्किटो उसमें पानी पे लगेगा भी नहीं, वहां ना वो ग्रो होगा, वो भी कर सकते हैं। उसको बोलते हैं हम इंसेक्टिसाइड्स, या जो भी उसका ये रहता है वो वाला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जो हम ओपन छत पे जो कि हमारे पुराना सामान है, टायर्स है, ट्यूब्स है, प्लास्टिक मटेरियल्स है, ये हम खुले में रख देते हैं, जिसमें से पानी जमा हो जाता है, तो ये जो स्टैग्नेंट वाटर जो कलेक्ट होता है उसमें भी वो मस्कीटो ग्रो करता है। तो घर की साफ सफाई, छत की साफ सफाई, घर के अतराफ कचरा नहीं जमा होना है, पानी वानी ठहरना नहीं है, ओपन पिट्स में रहना है। अगर हम ये प्रिवेंट कर लिए तो हम काफी हद तक इसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा फिर मॉस्किटो रिपेलेंट है, जैसे मॉस्किटो कॉइल है, मॉस्किटो नेट्स है, विंडो नेट्स हैं, ये पर्सनल प्रोटेक्शन डिवाइस में आते हैं। फुल स्लीव्स पहनना है, एक्सपोज पार्ट्स कम रखना है खासकर बच्चों का, और 2 चीज़ें हैं जो कि हमारे पास में होनी चाहिए। एक तो हम जानते हैं कि ये मॉस्किटो से फैलती है, दूसरा जो हम ओपन छत पे जो कि हमारे पुराना सामान है, टायर्स है, ट्यूब्स है, प्लास्टिक मटेरियल्स है, ये हम खुले में रख देते हैं, जिसमें से पानी जमा हो जाता है, तो ये जो स्टैग्नेंट वाटर जो कलेक्ट होता है उसमें भी वो मस्कीटो ग्रो करता है। तो घर की साफ सफाई, छत की साफ सफाई, घर के अतराफ कचरा नहीं जमा होना है, पानी वानी ठहरना नहीं है। अगर हम ये प्रिवेंट कर लिए तो हम काफी हद तक इसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, जो हम ओपन छत पे जो कि हमारे पुराना सामान है, टायर्स है, ट्यूब्स है, प्लास्टिक मटेरियल्स है, ये पर्सनल प्रोटेक्शन डिवाइस में आते हैं।
जो मॉस्किटो कॉइल्स और ये भी जो आते हैं उसके भी इस्तेमाल से हम मॉस्किटोज का काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं इसको कंट्रोल करने के, जो कि एरिया में वो रेगुलरली स्प्रे करते हैं, उसको बोलते हैं फॉगिंग। उससे भी मच्छर का परसेंटेज काफ़ी कम हो जाता है। तो जहाँ पर केसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से उसका सर्वेलेंस होता है। सर्वेलेंस में अगर समझिए ये एरिया में डेंगू केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, अगर वो लोग डिटेक्ट किए हैं तो वो एरिया में वो लोग आकर आप कॉर्पोरेशन या डीएचओ ऑफिस में इन्फॉर्म करना है, तो वो लोग डीएचओ ऑफिस के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के थ्रू वो एरिया में आकर स्प्रे करेंगे। मॉस्किटोज एरिया जहाँ पर ग्रो हो रहे हैं वो स्प्रे करने से उसका इफेक्ट रहता है, जिससे मॉस्किटोज काफ़ी हद तक कम होते हैं, जिससे हम ये बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल क्लीनलीनेस सराउंडिंग ऑफ द हाउस, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। उसके लिए ये अवेयरनेस होना जरूरी है, ठीक है, तो उससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, क्योंकि आज सर ने काफ़ी तफसीलात के साथ में हर पहलू पर रोशनी डाली है, और मज़ीद आपके अगर कोई सवालात हैं तो जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, जिन जिन तक ये प्रोग्राम पहुँचे वो सवाल इंशाल्लाह करें, फिर किसी मौके से इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। और इंशाल्लाह जो है इस तरह के और भी प्रोग्राम लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम SDI टीम उम्मीद ब्रांच गुलबर्गा इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर रहेगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हर बीमारी से हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए, और इंशाल्लाह जो है अगर कोई इससे मुतासिर हो जाए तो सर ने जिस तरह कहा है कि आउट ऑफ डेंजर है, हम बर वक्त जो है इसका इलाज करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।